ठीक है। तो नमस्कार बच्चों, इंस्पायर एकेडमी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज से अपन CSIR नेट के न्यू बैचेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि आपके जो पहले दो पेपर स्टार्ट होंगे उसमें एक पेपर है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, और जो सेकंड पेपर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है डॉक्टर लोकेश कुमार जहांगीर सर आपको पढ़ाएंगे, और डेली आपकी 3 to 4 आवर क्लास चलेगी। ठीक है। तो समय को जाया न करते हुए सीधा मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सीक्वेंस समझ लेते हैं कि मैथमेटिकल फिजिक्स में किस प्रकार से अपने पढ़ने का सिस्टम रहेगा। तो लिख लेते हैं टॉपिक। सबसे पहले अपन, एक सेकंड बच्चों, सबसे पहले अपन वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस को पढ़ेंगे। सेकंड अपन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे। थर्ड अपन बात करते हैं, तो यहां पे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। और इसमें आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोनों की अपन स्टडी करेंगे यहाँ पे। फिर अपन फोर्थ, यहाँ पे फूरियर सीरीज, इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर्थ भी, फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको पढ़ेंगे। देन जो नेक्स्ट अपन इसके बाद जो पढ़ेंगे वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आप पार्ट पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे टेंसर, और जो एट होगा आपका वो अपन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, और आपके कुछ कभी कभार जो सिलेबस की बात करें तो उसमें आपके ग्रुप के बारे में भी दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे। तो ये अपने पढ़ने का प्रोसेस रहेगा। ठीक है। आज अपन जो अपना पहला टॉपिक है, एक बार आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे 9 पॉइंट अगर करके आप लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ग्रुप। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालेंगे यहाँ पे आप। इसमें अपन हेडिंग डाली भाई, वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बेसिक वेक्टर से फिजिकल क्वांटिटीज से स्टार्ट करते हैं। कि अपन बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, तो फिजिकल क्वांटिटीज का अपन क्लासिफिकेशन करते हैं उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे बात करें तो जो जनरल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल
क्वांटिटीज, अभी लिखना नहीं, केवल समझिए। इनको आप 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। इधर आपने स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज लिख लिया, और यहां पे आपने वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज लिख ली। अगर अपन स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहां पे ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, ओनली, इसमें एरो लगा के लिखेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पे आप लिख लेंगे बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें आप नेक्स्ट एरो लिख सकते हैं। इस प्रकार से चार्ट बनाते हुए लिखेंगे शॉर्ट में, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी अपन जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जैसा कि आपको बताया गया था बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और जिस लेवल तक CSIR नेट में यहां से प्रॉब्लम पूछी जाती है उस लेवल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अपनी कोशिश रहेगी कि अपन जो क्लास हो, जो आपकी टेस्ट सीरीज हो, जो असाइनमेंट्स हो, उनमें टफ लेवल तक की प्रॉब्लम्स को दे, जिससे आपको CSIR नेट के पेपर में जब आप पेपर देने जाए तो वहां पे आप कंफर्टेबल फील करें। ओके, और यहां पे अपन बात करते हैं, यहां पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जैसे आप बात कर सकते हैं स्पीड की, आप बात कर सकते हैं टेम्परेचर की, आप बात कर सकते हैं डिस्टेंस की, एनर्जी, एटसेट्रा। यहां पे आप एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो यहां पे आप वेलोसिटी की बात कर लीजिए, मोमेंटम की बात कर लीजिए, आप फोर्स लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, एटसेट्रा। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज भी आपने पढ़ी हैं और स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज भी आपने पढ़ी हैं। तो यहां पे आपने देखा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बिहाफ पे फिजिकल क्वांटिटीज को आपने इस प्रकार से क्लासिफाई किया। आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि इस जो आपका क्लासिफिकेशन है इसको और ज्यादा जनरलाइज कर देते हैं, और जो फिजिकल क्वांटिटीज का जनरलाइजेशन है उसको टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज का नाम दे देते हैं। टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज का जो जनरलाइजेशन आपने किया है वो ठीक इसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज में क्लासिफिकेशन करते हैं। और ज्यादा प्रिसाइजली अगर अपन बोलना चाहें तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज भी एक तरीके से टेंसर ही हैं, क्योंकि अगर टेंसर की रैंक 0 है तो उन्हें आप स्केलर कहते हैं, अगर टेंसर की रैंक 1 है तो उसे आप वेक्टर कहते हैं। तो इसमें एरो लगा के लिख लेंगे दिस इज 0th रैंक टेंसर, 0th रैंक। और जब मैं टेंसर आपको पढ़ाऊंगा तो वहां रैंक के बारे में, सबके बारे में डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। और इसके यहां पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट रैंक टेंसर। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहां पे, अब जब आपने हेडिंग डाला हुआ है वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस, तो यहां पे वेक्टर के बारे में जानते हैं। कोई भी आपका जो वेक्टर होता है उसे आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई आपकी फिजिकल क्वांटिटी है और वो वेक्टर है तो उसे आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं।
और यहाँ पे अपन टाइप्स के बारे में बात करेंगे, वेक्टर के क्या क्या टाइप होते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ते हैं जैसे इक्वल वेक्टर, सेकंड अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आप यूनिट वेक्टर भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आप नेगेटिव वेक्टर की बात कर लीजिए। यहाँ पे जीरो और नल वेक्टर की अपन बात करेंगे। और नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे रेसिप्रोकल वेक्टर। तो ये वेक्टर है। इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि दो वेक्टर हैं, उनको आप इक्वल वेक्टर कब कहेंगे, जब उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। क्योंकि वेक्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो दो ही थिंग्स होती हैं, एक तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। अगर किन्हीं दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हैं और डायरेक्शन भी इक्वल हैं, जैसे आपका ए वेक्टर हो गया और ये आपका बी वेक्टर हो गया, तो आप कह सकते हैं यहां पे ऑब्जर्वेशन से कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिट होता है, वन होता है। यहां पे आप लिख दीजिए वन, तो इनको आप यूनिट वेक्टर कहेंगे। नेगेटिव वेक्टर की बात करते हैं तो दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप नेगेटिव वेक्टर में किस प्रकार से लिखेंगे, तो आपका कोई ए वेक्टर है इस प्रकार से और आपका कोई बी वेक्टर है इस प्रकार से, तो बी वेक्टर को आप नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहेंगे इफ एंड ओनली इफ इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से अपोजिट होनी चाहिए। यहां पे अपन जीरो वेक्टर और नल वेक्टर की बात करें तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जो होता है अगर वो जीरो होता है तो इस प्रकार के वेक्टर को आप नल या जीरो वेक्टर कहते हैं। और नल और जीरो वेक्टर के केस में अपन बात करें तो इनकी डायरेक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो जो डायरेक्शन होती हैं वो यहाँ पे आर्बिट्रेरी होती हैं, क्योंकि नल वेक्टर के केस में आप देखते हैं अगर नल वेक्टर की बात करें तो इसको ऐसे पॉइंट की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और दी जाती है जहां पे ध्यान से देखेंगे कि अगर किसी वेक्टर में इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है तो इस प्रकार का जो वेक्टर होता है, इस प्रकार का जो वेक्टर होता है उसे भी आप क्या कहते हैं, नल और जीरो वेक्टर कहते हैं। दो वेक्टर को आप रेसिप्रोकल वेक्टर कब कहेंगे, जैसे यहां पे लिखा हुआ है बी वेक्टर और यहां पे बी वेक्टर कहा जाता है ए वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर है। तो जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल होना चाहिए और जो डायरेक्शन होनी चाहिए बी वेक्टर की वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर अपन बात करें डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करने का काम करता है वो यूनिट वेक्टर करता है, कि किसी भी स्केलर नंबर को आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए वो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया और आपने कहा है सर डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ए के। तो इसके टाइप्स होते हैं, एक बार इनको नोट कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक थिंग्स, इनमें ऐसा कुछ है नहीं समझने जैसा, नॉर्मल थिंग्स हैं, बट अपन कोर्स को शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने कोई चीजें पता होनी चाहिए। सो लिखते हैं यहां पे टाइप ऑफ वेक्टर। तो टाइप ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो यहां पे पहला लिखते हैं इक्वल वेक्टर। तो डायरेक्ट यहां से समझते हैं, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका भैया बी वेक्टर है। सो यहां पे आप इफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेम, तो यहां से आप लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। ठीक है, सेकंड अपन लिखते हैं और सेकंड यहां पे आप लिख दीजिए यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर में जो होता है मैग्नीट्यूड जो होता है आपके वेक्टर का वो 1 होता है, और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए के बराबर यहाँ पे ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अपन थर्ड टाइप की बात करते हैं, और यहाँ पे अपन बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर की। ओके, तो कोई भी दो वेक्टर, जैसे आपने ए वेक्टर बना दिया, दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। यहां पे आप कह सकते हैं कि इनकी जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है। देयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड डायरेक्शन इज अपोजिट ओके। देन आप यहां पे लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस का ए वेक्टर। तो माइनस साइन केवल क्या काम करने का कार्य करता है कि आपकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, मैग्नीट्यूड वही बना रहता है। आगे भी अपन देखेंगे कि किसी भी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करने का सीधा सा मतलब होता है आपने अपोजिट डायरेक्शन की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, और यहां पे नल ओब्लिक जीरो वेक्टर की बात करते हैं। ओके, तो किसी भी वेक्टर का अगर जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है, दैट मीन्स द वेक्टर इज नोन एज नल और जीरो वेक्टर। ओके, सो यहां पे लिख लेते हैं इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, ए वेक्टर इसलिए ले रहे हैं आर्बिट्रेरी, आप बी भी ले सकते, सी भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज जीरो एंड the direction of null और जीरो वेक्टर इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहां पे अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में इस प्रकार से लिख सकते हैं या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही एग्जाम्पल हैं नल और जीरो वेक्टर के। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड जीरो है, पॉइंट है, तो डायरेक्शन कोई सी भी ले सकते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो इस प्रकार से किया जाता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ वेक्टर। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिफ्थ, रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर, ठीक है। तो सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। इफ बी वेक्टर बराबर इस प्रकार से लिखा हुआ है ए के, तो इसे आप रेसिप्रोकल वेक्टर कहते हैं। इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ए वेक्टर का इनवर्स। तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो इस प्रकार के वेक्टर जो होते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है, कर लीजिए नोट। और इसके बाद अपन वेक्टर के एडिशन की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। आपने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन के दौरान पढ़े हैं वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, आपने पढ़ा है, आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है। तो इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, फिर अपन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वेक्टर लॉ ऑफ
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप जानते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो होता है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर आपको एडिशन रूल आता है तो सब्ट्रैक्शन अपने आप उसी में ही अंतर्निहित होता है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। पहले यहां पे बात करते हैं वेक्टर ट्राइंगल लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका ए वेक्टर है इस प्रकार से, बी वेक्टर है इस प्रकार से, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा सी वेक्टर, इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे एरोज के साइन का वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आप फर्स्ट वेक्टर को देखेंगे तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल को रखा हुआ है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका, वो रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल पे, और जो रिजल्टेंट वेक्टर का हेड है वो सेकंड वेक्टर के हेड पे है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन की, तो यहाँ पे क्या करते हैं, बी वेक्टर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने माइनस का बी वेक्टर लिख दिया, और यहाँ पे आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे इसको डी वेक्टर आप बोल दीजिए। सो आपका जो डी वेक्टर होगा उसे आप लिखेंगे ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी आपने देख लिया, और वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन भी आपने देख लिया। तो यहां से आप डी वेक्टर बराबर लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। ठीक है, दोनों के दोनों रूल आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हैं, तो आपकी जैसी चॉइस है उस मोड में आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़े आगे। सेकंड अपन बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम जो लॉ है एक तरीके से जो ट्रायंगल लॉ है इसका ही अपडेटेड वर्जन है। आप देखेंगे किस प्रकार से इसका अपडेटेड वर्जन है। यहां पे आपने ये ए वेक्टर लिख लिया, ठीक है, यहां पे आपने ये बी वेक्टर लिख लिया, ठीक है भैया, और यहां पे इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देते हैं, मतलब इसका सेम टू सेम यहां पे स्केच बना देते हैं, कलर भी चेंज कर देते हैं भाई। आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में चेंज किए बिना आप उसको वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने शिफ्टिंग कर दी है। ये आपका ए वेक्टर हो गया और ये आपका बी वेक्टर हो गया। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन जो एंगल डिफाइन है वो थीटा है। तो यहां से ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर वेक्टर, इसको आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कहता है आपका पैरेललोग्राम लॉ। और आप देख सकते हैं जब आपने बी को यहां पे शिफ्ट किया तो ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आप इसको क्या लिखेंगे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जाहिर सी बात है जो पैरेललोग्राम होता है वो टू ट्रायंगल से मिलके बना हुआ होता है, और बहुत सी बार यहाँ पे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपने लिख लिया है। आपने काफी टाइम फील किया है कि इसके रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात की जाती है, रिजल्टेंट वेक्टर के,
तो इस प्रकार से आप लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पे आप लिख देते हैं कॉस थीटा। ठीक है, किस प्रकार से आता है एक बार देख लीजिए, हैव अ लुक। यहां पे आपने r बराबर लिखा a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ओके नो प्रॉब्लम सर। यहां पे आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो यहां पे r स्क्वायर लिखा गया, और यहां पे स्क्वायर किया तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ओके। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, and you can write a square plus b square plus 2ab cos theta, and that is equals to r square. So the value of r is equals to square root of a square plus b square plus 2ab cos theta, and the theta is the angle between a vector and b vector. Okay, लिख लीजिए इसे, यहां पे लिख लेंगे where theta is the angle between a vector and b vector. Okay, कर लीजिए नोट। ठीक है, तो अब अपन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप टू टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टू टाइप की क्वांटिटीज से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चॉइस है आपकी, आप इसको स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप इसे वेक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, केवल क्या होगा, यहां से अगर स्केलर ए है तो क्या आ जाएगा, ए कैपिटल ए वेक्टर आ जाएगा। तो डायरेक्शन तो वही है, बट अब क्या हुआ है, जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिला है इसका मैग्नीट्यूड जो आपका प्रीवियस वेक्टर था उससे ए टाइम्स हो गया है। ठीक है, और यहां पे अपन बात करते हैं वेक्टर से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं यहां पे आपने बी वेक्टर मान ली दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा तो यहां पे भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी आपकी बनती है कि आप इन दोनों के बिटवीन डॉट ऑपरेशन का यूज करें, और एक पॉसिबिलिटी बनती है कि इन दोनों के बीच आप क्रॉस ऑपरेशन का यूज करें। जब आप यहाँ पे डॉट ऑपरेशन का यूज करते हैं तो इसे आप स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं और इसको आप डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज देयर डॉट ऑपरेशन इज यूज्ड। एंड इफ वी टॉक अबाउट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, then it is known as vector product, and you can also call it cross product because there क्रॉस ऑपरेशन इज यूज्ड। जब आप डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है आपको वो स्केलर मिलती हैं, और यहां पे बात करते हैं तो आपको रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर मिलती हैं, और उस रिजल्टेंट क्वांटिटी की जो डायरेक्शन होती है वो ए और बी के बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होती हैं। बट द वन थिंग दैट डज मैटर, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी। जो रिजल्टेंट आपका यहाँ पे क्वांटिटी आया है वो कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे फिर आपके पास चॉइस है कि किसी अनोदर वेक्टर के साथ आप इसको डॉट भी कर सकते हैं, आप डॉट सी भी कर सकते हैं, और यहाँ पे क्रॉस सी भी कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर इस ऑपरेशन का यूज करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ पे आप क्रॉस सी भी कर सकते हैं, और आपके पास चॉइस है यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो यहाँ पे
तीन वेक्टर को आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे आप ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, दैट इज ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड देयर, यहां पे अगर आप बात करते हैं तो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है, रिजल्टेंट क्वांटिटी भी आपकी जो आएगी वो कैसी आएगी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसे आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। और यहां पे स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है तो इसे आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार से वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट है। तो इसमें अपन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ लिया है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन टू टाइप से अपन पढ़ेंगे, एक तो आप जो सिंपल ए क्रॉस बी पढ़ेंगे, ए डॉट बी पढ़ेंगे, और एक आप ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं आपको लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर बता दूंगा। तो आज की क्लास में अपन डॉट प्रोडक्ट तक का कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो जो वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस वाले पोर्शन की बात करें तो लगभग 7 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो पार्ट है, जो आपकी क्लास होगी डेली, वो मिनिमम 1.5 होगी, ठीक है, उससे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं अपन। तो मान के चलिए 90 मिनट की आपकी क्लास मिनिमम होगी और 100 to 110 मिनट तक ये पॉसिबल है। तो आप निश्चिंत रहिए, सिलेबस को लेके आपके 30 डेज में मैथमेटिकल फिजिक्स कवर करा दी जाएगी और लगभग इतने ही दिनों में डॉक्टर लोकेश कुमार जहांगीर सर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कवर करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट 2 पेपर कौन कौन से स्टार्ट किए जाए। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि आपके उसके बाद एक तरफ से क्वांटम स्टार्ट कर दी जाए और दूसरी तरफ से बात करें तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी आप चाहेंगे उस पेपर को अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इसका असाइनमेंट मैंने प्रोवाइड करा दिया है, तो जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा आप साथ के साथ असाइनमेंट को सोल्व करते रहेंगे। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है सर असाइनमेंट कहाँ पे मिलेगा, तो प्ले स्टोर पे अपना ऐप है इंस्पायर ऑनलाइन बाय के सर, वहां पे CSIR नेट का बैच आपको दिख जाएगा, उसमें स्टडी मटेरियल में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। ये मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया है, तो बात करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। ओके, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर तो आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझा चुका हूं। क्या क्या होगा, केवल वहां पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, किसी स्केलर नंबर से आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो उसकी जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट अपन यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट और यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के अपन बात करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में। पहला लिखिए आप स्केलर प्रोडक्ट और यहाँ पे ऑब्लिक लगा के लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ पे बात करते हैं, आपने एक वेक्टर लिया है जो कि ए वेक्टर है, एक अनदर वेक्टर लिया आपने जो कि बी वेक्टर है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ओके। सो आप लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ओके। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा बार ये काम में आता है, ठीक है। यहां पे लिख लेंगे वेयर थीटा एंगल बिटवीन देम और इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए और यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें
और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं तो चर्चा करते हैं। यहाँ पे अपन पहला लिखते हैं प्रॉपर्टी, सॉरी हेडिंग डालिए इसमें एरो लगा के, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टीज के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो यहाँ पे अपन डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने जो ध्यान में आता है वो अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की। वहां पे अगर अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो आप आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज आई कैप, जे कैप, के कैप, and I cap is the unit vector along x axis, j cap is the unit vector along y axis, and k cap is the unit vector along z axis. So आप जानते हैं कि जो x y z एक्सिस होती हैं ये ऑर्थोगोनल होती हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखेंगे आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। किस प्रकार से होती है आप देख सकते हैं, आई कैप डॉट आई कैप को जब आप ओपन करेंगे तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, नेक्स्ट फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, और कोस थीटा की बात करेंगे और आप जानते हैं आई कैप का आई कैप के साथ जो एंगल होता है वो 0 होता है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो 1। ओके, and if we talk I cap dot J cap, J cap dot K cap and K cap dot I cap और रिमेनिंग पार्ट्स की आप बात करते हैं तो इन सब की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, बिकॉज इन यूनिट वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल बन रहा है थीटा उसकी वैल्यू कितनी है π/2 एंड cos π/2 इज 0, सो ऑल द कंपोनेंट्स आर 0। ओके, तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर अपन टेंसर नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहें, जब आपको मैं टेंसर पढ़ाऊंगा वहां पे टेंसर नोटेशन समझाऊंगा, तो वहां पे अपन क्रोनेकर डेल्टा की बात करेंगे। और आप लोगों ने एमएससी में पढ़ा है कि अपनी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स पढ़ने के दौरान इस प्रकार की क्वांटिटीज के लिए अपन काफी जगह क्रोनेकर डेल्टा का यूज करते हैं जो अपनी वैल्यू 0 या 1 देते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं आपको आई कैप डॉट जे कैप लिखना है, इसकी वैल्यू आप लिख दीजिए क्रोनेकर डेल्टा आई जे, और यहाँ पे आपने जो डेल्टा है इसके सब स्क्रिप्ट में आई और जे को लिख दिया, और इसकी जो वैल्यू होती है दो ही वैल्यू देता है, एक तो +1 एक 0। +1 कब देगा, यहाँ पे आप लिखेंगे आई कैप बराबर जे कैप एंड इफ आई कैप नॉट इक्वल टू जे कैप। ओके, नो प्रॉब्लम सर, यहां पे लिख लीजिए दैट इज क्रोनेकर डेल्टा, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, जो डॉट प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करता है, दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आप लिख सकते हैं। सो यहां पे लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बट जब आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहां पे ये रिजल्ट सेटिस्फाइड नहीं होता है, वहां पे आप देखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और आप दोनों को इक्वल लिखना चाहते हैं तो फिर आप माइनस साइन लगाते हैं वहां पे। ठीक है, थर्ड अपन बात करते हैं, अगर आपने ए वेक्टर को कंपोनेंट्स फॉर्म में ले लिया, बी वेक्टर को आपने कंपोनेंट्स फॉर्म में ले दिया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप किस प्रकार लिखते हैं, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू axi के प्लस ayj के प्लस az के, ओके, एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू bxi के प्लस byj के प्लस bz के, ओके। नाउ a vector dot b vector, so you know very well the dot product of I cap with I cap 1, j cap dot j cap 1 and k cap dot k cap 1 and all the remaining parts are
0. So you are going to write ax bx plus ay by plus az bz. ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बहुत सी बार आपको ये रिवर्स भी अप्लाई करना पड़ जाता है, आपको इस प्रकार से क्वांटिटीज लिखी हुई दिखाई देती हैं तो उसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। इफ टू वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर हैं और वो ऑर्थोगोनल हैं, इन दैट सिचुएशन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी यूजफुल, बहुत ज्यादा बार यूज आता है, आप पढ़ेंगे तब आगे, और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 0. ओके, अब यहां पे अपन फिजिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फिजिकल मीनिंग क्या है इसका, ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करता है डॉट प्रोडक्ट। तो आइए इन चीजों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग को आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हैं, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर कभी आपसे इंटरव्यूज देने जाते हैं तो हो सकता है आपसे इनके फिजिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू के माइंड पे डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछना चाहता है। तो जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, ये सब कहने की बात होती है कि अलग से स्पेशल सेशन लगते हैं, आपकी जो पढ़ाई होती है इस प्रक्रिया के दौरान ही आप कितना फिजिक्स सीख रहे हैं इसी को चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और जो आप पढ़ते हैं इसी पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे वो बात करते हैं। ऐसा नहीं आपको वहां पे बड़े बड़े न्यूमेरिकल सोल्व करवाए जाएंगे, उनको पता है आप एग्जाम दे के आए हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच उन्होंने आपकी चेक कर ली, अब वो चाहते हैं कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच कितनी बढ़िया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और मीनिंग को आप इंटरप्रिटेशन भी बोल देते हैं। सुन रहा है सचिन? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं। ओके, तो यहां पे सिंपली समझेंगे, बाद में लिखेंगे, पहले समझिए। ये आपका पॉइंट ओ हो गया, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया। ठीक है, इसको आपने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इसको आप ए वेक्टर बोल देते, इसको आप बी वेक्टर बोल देते हैं। आप क्या करते हैं कि यहां से आपने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको आपने एन बोल दिया, और यहां पे एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहां पे जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखते हैं तो आप लिखते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट बोल सकता था कि प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बट आप CSIR नेट के स्टूडेंट है, थोड़ी डिटेल में अपन चर्चा कर लेते हैं, अच्छी थिंग्स है। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड दैट मीन्स OA, ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट मीन्स OB। और स्टूडेंट्स आप यहाँ पे cos थीटा की बात करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं, तो यहाँ पे बेस की बात करते हैं तो कितना है, ON है, हाइपोटेनस की बात करते हैं तो कितना है, OB है। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू OA मल्टीप्लाई विद ON। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आप ध्यान से देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है यहाँ पे इक्वल है एक वेक्टर की लेंथ का। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने लिखा हुआ है OA, और दूसरे वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन। ध्यान से सुनिएगा कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने लिख लिया, और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया है उसका मल्टीप्लीकेशन होता है। मतलब
यहाँ पे जो आपका ए वेक्टर है इसका आपने मैग्नीट्यूड ओ ए लिखा, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, यहां पे बी वेक्टर के ए वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट के मल्टीप्लीकेशन के। ठीक है, तो यहां पे अब इस बी वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, ओ एन आएगा। एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, ओ एन। तो ओ ए यहाँ पे मल्टीप्लीके क्रॉस मत लगाए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ओ ए ओ एन लिखा हुआ है। तो एक तरीके से आपने यहाँ पे किसकी बात की, प्रोजेक्शन की बात की, बी के प्रोजेक्शन की बात की आपने। यहाँ पे आपने बी का एक ही डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लिया और उस प्रोजेक्शन को आपने ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया, एंड दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो प्रोजेक्शन का काम करता है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि इस प्रकार से आपने ए वेक्टर लिखा हुआ है, इस प्रकार से आपने बी वेक्टर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे थीटा है, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी, आपको बी का कंपोनेंट ब्रेक करना है एक ही डायरेक्शन में, तो आप क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप जानते हैं कि इसका इस डायरेक्शन में बी कोस थीटा आएगा और वैसा आना भी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बी वेक्टर डॉट जिसकी डायरेक्शन में आपको जिस भी वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करना होता है या प्रोजेक्शन लेना होता है, तो उस वेक्टर का यहाँ पे क्या लिख दिया जाता है, यूनिट वेक्टर लिख दिया जाता है, बिकॉज अपन उस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करना चाहते हैं। एक बिल्कुल बेसिक है। तो इसको ओपन करेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड और ये यहाँ पे स्मॉल ए का ए कैप का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। तो बी के मैग्नीट्यूड को बी लिखा जा सकता है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, और यहाँ पे आपने कोस थीटा लिख दिया, तो बी कोस थीटा आ गया। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पे प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इन जनरल हो गया, ये शॉर्ट में हो गया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आपने मल्टीप्लीकेशन किया बी वेक्टर के ए वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट्स। ठीक है, लिखवा दूंगा मैं, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट of a vector and b vector is equal to the multiplication of is equal to the multiplication of the magnitude of a vector of a vector and the component of b vector in the direction of a vector। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना चाहे तो और लगा दीजिए और यहां पे लिख लीजिए इस प्रकार से। तो पहले नोट कीजिए इसको। तो ये आपके ज्योमेट्रिकल मीनिंग कंप्लीट होता है। ज्योमेट्रिकली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आज आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखी थी, अभी कुछ देर बाद ये क्लासेस यूट्यूब पे डाल दी जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं
और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप, और लगा के भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे फिजिकल मीनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक नेक्स्ट पॉइंट इज 6 पॉइंट। ओके, तो लिख लीजिए 6 पॉइंट को, और यहाँ पे फिजिकल मीनिंग के बारे में बात करें। फिजिकल मीनिंग से जो अपना यहाँ पे मतलब है वो है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सीधा सीधा फिजिकल मीनिंग का मतलब ये होता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं बोल देता हूं कि जो ए वेक्टर है वो फोर्स है, ठीक है, और जो आपका बी वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट है, देन आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो जाहिर सी बातें ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो लिख लीजिए आप यहां पे if a vector is force, b vector is displacement, then a vector dot b vector is equals to f vector dot डिस्प्लेसमेंट को डी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको एफ वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। ओके, सिचुएशन इज लाइक दैट। यहाँ पे आप जैसे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, ये कोई आपका एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, इस पे आपने इस प्रकार से फोर्स लगाया है, और जो ये एंगल है ये थीटा है, और यहाँ पे जो आपने फोर्स लगाई इससे ये आपका ब्लॉक शिफ्ट होके यहाँ पे पहुंच जाता है। ये आपकी पोजीशन ए है, ये आपकी पोजीशन बी है। तो जाहिर सी बात है जो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं, एफ कोस थीटा, और कंपोनेंट आप ब्रेक करते हैं तो एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन जो लिखा हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, एफ कोस थीटा और डिस्प्लेसमेंट है ए बी, ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर दैट इज वर्क डन। कर लीजिए नोट। तो इस पे रिलेटेड अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इस क्लास को कवर कर लीजिएगा, और मैंने पहले ही कहा है कि मैंने जो असाइनमेंट है मैथमेटिकल फिजिक्स का वो अपडेट कर दिया है। जो आपका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, उन सब के बारे में एप्लीकेशन पे अपलोडेड हैं, वहां पे आज जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, राधे राधे।